नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर मिर्जापुर से, जहां पे देहात कोतवाली क्षेत्र के समोग्रा में चालक का नींद आने पे कार खंबे से टकरा गई। हादसे में 20 वर्षीय वरद की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए और सभी घायल मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अयोध्या के काशी विश्वनाथ के दर्शन करने अपने घर से लौट रहे थे। आपको बता दें कि बताया गया है कि काशी के दर्शन कर श्रद्धालु मध्य प्रदेश के लिए लौट रहे थे और सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंबे से जा टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही कार चला रहे युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान वरद 20 वर्ष निवासी इंदौर मध्य प्रदेश के रूप में हुई। हादसे में गंभीर वजह की सौरभ 29 वर्ष, वेदांत 18, अमित 21 वर्ष निवासी उज्जैन, सहडोल और अभिषेक 22 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में वेदांत की अपदे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो उज्जैन के एक प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी के पुत्र वेदांत जोशी की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी युवक 27 दिसंबर के इंदौर से अयोध्या दर्शन के लिए निकले थे। अयोध्या में दर्शन पूजन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर सोमवार को मध्य प्रदेश वापस लौट रहे थे और इसी दौरान मिर्जापुर पहुंचते ही नींद की झोंक ने उनकी यात्रा को हादसे में बदल दिया। जी, ये थाना क्षेत्र कोतवाली देहात अंतर्गत समोगरा बाईपास की घटना है। आज दिनांक 5/1/2026 को प्रातः 7:30 बजे मध्य प्रदेश के कुछ दर्शनार्थी जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर वापस लौट रहे थे, मध्य प्रदेश जा रहे थे। चालक को अचानक नींद की झपकी आने के कारण उसमें 5 व्यक्ति सवार थे। बलेनो गाड़ी थी, जिसमें खंबे से टकरा जाने के कारण मौके पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 4 लोगों के चोट आई है, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घर वालों को सूचना दे दिया चुकी है, पहुंचने वाले हो रहे परिजन। खबर श्रावस्ती से, जहां पे इंदौर में हालिया घटना के बाद भिनगार नगर पालिका पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। नगर क्षेत्र में लोगों के शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी की गुणवत्ता की जांच तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि भिनगार नगर पालिका की जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर 4 विशेष टीमें गठित की गई है, जो घर घर जाकर पानी के सैंपल एकत्र कर रही है। जलकल विभाग की टीम में मौके पर ही मौजूद रहकर पानी की शुद्धता को गहन जाँच कर रही है। नगर पालिका क्षेत्र के सभी वार्ड से पानी के नमूने लिए जा रहे हैं और OT टेस्ट के माध्यम से पानी की गुणवत्ता परखी जा रही है। राहत की बात यह है कि अब तक जांच में पानी में किसी भी तरह की कमी या दूषित तत्व नहीं पाए गए हैं। भिनगार नगर पालिका की ये पानी की टंकी से लगभग 5000 घरों में करीब 1250 KL पानी की नियमित आपूर्ति की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जांच अभियान लगातार जारी रहेगा और लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरह के समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल भिनगार नगर पालिका की यह सतर्कता स्थानीय लोगों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। के बाद आज भिनगार नगर पालिका में आप लोगों ने पानी के सैंपल गुणवत्ता जांची है, क्या कहना चाहेंगे मैम? इंदौर की घटना के बाद हम लोग काफ़ी सतर्क हुए हैं और इसके साथ ही हमारी 4 टीमें पूरे वार्ड में लगी हुई हैं और वो पानी के प्रति वार्ड 4-5 सैंपल हम लोग ले रहे हैं और उसको जल निगम नगरी भेजकर उसको चेक कराएंगे। नगर पालिका प्रतिबद्ध है जनता को शुद्धता और स्वच्छ पेयजल देने के लिए और साफ सफाई का माहौल बनाने के लिए। खबर औरैया से, जहां पे सुपरवाइजर ने बताया कि नए बूथों पर हो गई BLO की तैनाती। औरैया मंगलवार को निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर बूथों पर वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया, जिसके तहत नए वोटों की भी जानकारी की जा सकती है। शहर के 10 बूथों की सुपरवाइजर सकुप्ता खान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी बूथों की बदलकर अब नए बूथ बनाए गए हैं, जिनमें वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिससे आपको SIR के माध्यम से भरे गए फॉर्मों के बाद मतदाताओं की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि उनके कार्यक्षेत्र में अंतर्गत बूथ संख्या
संख्या 349 पूर्व माध्यमिक विद्यालय अब गोराही को बनाया गया है, जबकि उसकी बीएलओ की कांति यादव है और 350 प्राथमिक विद्यालय गोराही की बीएलओ मधुबाला, 351 तिलक डिग्री कॉलेज कक्षा संख्या 1 के बीएलओ को शशि भूषण मिश्रा, 352 तिलक डिग्री कॉलेज संख्या 2 की बीएलओ राधा मिश्रा, तिलक डिग्री कॉलेज कक्षा संख्या 3 के बीएलओ सुशील कुमार है और इसके अलावा तिलक डिग्री कॉलेज कक्षा संख्या 4 के बीएलओ शबाना बेगम है। 356 सिटी मंटेश्वरी स्कूल कॉलेज के कक्षा 1 के बीएलओ नीलम जोझा और 357 और सिटी मंटेश्वरी स्कूल कॉलेज कक्षा संख्या 2 के बीएलओ पुष्पेंद्र सिंह, 359 अनुराधा त्रिपाठी महाविद्यालय खानपुर कक्षा संख्या 1 के बीएलओ अनुराग गुप्ता, कक्षा संख्या 2 के बीएलओ शशिकांत होंगे। खबर बदायूं से है, जहां पे बर्तन व्यापारी की 65 साल बुजुर्ग पत्नी से गला दबाकर हत्या करने और घर से नकदी और गोल्ड ज्वेलरी लूटकर फरार होने का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस घटना में मृतक की बेटी की एफआईआर में चचेरे भाई की नामजद किया गया था। पुलिस ने जब इनसे मामले में जांच की तो मृतक के 2 भतीजे शिवम और हिमांशु को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पुलिस की पूछताछ के बाद दोनों की निशानदेही पर 1.10 लाख की 1 लाख रुपए और 1 किलो चांदी सहित सोने की आभूषण बरामद किए गए थे। इस पूरे मामले में एसएसपी ने बताया कि 2 अन्य अभियुक्तों की जल्दी ही गिरफ्तारी किया जाएगा। दोनों पर 25-25 हजार के नाम घोषित हुए हैं और पूर्व में ये लोग सुपारी लेकर वारदात को अंजाम देते थे। दातागंज कोतवाली क्षेत्र में 65 साल की मुन्नी देवी की घर में अकेले पाकर हत्या करके लूट की वारदात अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में आज खुलासा करते हुए एसपी ब्रजेश कुमार ने बताया कि पूरी घटना मृतक के भतीजे के नाम पर फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद जब जांच की गई तो शिवम और हिमांशु का नाम प्रकाश में आया, जबकि एक नाम जल्दी ही झूठी निकली और वही दोनों आरोपियों के पास से 1 किलो चांदी और सोने के आभूषण सहित 1,10,000 रुपए बरामद हुए हैं और जल्द ही अबदादे की बरामद की गई है। वहीं इस पूरी घटना को 2 अन्य बदमाशों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है और दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार इनाम घोषित किए गए हैं। दो बटा 3 की रात्रि में थाना दातागंज के पापड़ हमजापुर में एक घटना घटित हुई जिसमें कि हत्या करके लूट की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर 3 लोग नामजद किए गए थे। 4 टीमें इसमें लगाई गई थी जिनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है, जिनसे 1,10,000 रुपये नगद और चांदी के 1 किलो से ऊपर आभूषण और सोने का 25 ग्राम के लगभग आभूषण बरामद हुआ है। 2 मोबाइल इसमें बरामद हुए हैं। 48 घंटे के अंदर चारों टीमों ने मिलकर इस घटना का खुलासा किया है। इसके लिए मैं टीम को 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। खबर मुरादाबाद से है, जहां पे जनपद में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के बाद आज 6 तारीख को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। इस दौरान सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ड्राफ्ट मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। जिला प्रशासन के अनुसार एसआईआर से पहले जनपद में लगभग बता दें कि 24,69 मतदाता पंजीकृत थे और अभियान में दौरान जांच के बाद करीब 20,70,000 अधिक मतदाताओं के फॉर्म डिजिटलाइजेशन किया गया और आज प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में कुल लगभग 20,71,484 मतदाता शामिल हुए। प्रशासन ने बताया कि करीब 1,96,201 मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में पाए गए और निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार ऐसे ही मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए लगभग 1 माह का समय दिया गया है। दावे आपत्तियों की अवधि समाप्त होने के बाद करीब 20 दिन में सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जहां किसी मतदान केंद्र के मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक पाई गई है, वहीं नए बूथ बनाए गए हैं। नए बूथों की सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है और संबंधित बूथ पर मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।
इस मौके पर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है। दावा आपत्ति अवधि दौरान तहसील मुख्यालय स्तर पर आपराधिक राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठक की जाएगी और उन्हें समय समय पर आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई जाती रहेगी। SIR का जो ड्राफ्ट रूल पब्लिकेशन है आज 6 तारीख को वो होना था, तो आज आलेख प्रकाशन किया गया है ड्राफ्ट रूल पब्लिकेशन। और इसके साथ ही साथ जो ड्राफ्ट रोल है वो जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको देने के निर्देश थे। तो आज यहाँ पे जितने भी हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और नेशनल पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधि आए थे और उनको ड्राफ्ट रोल आज उपलब्ध कराया गया है। अब आगे लगभग 1 महीने तक दावे आपत्ति का समय रहेगा और उसके उपरांत 1 महीना और लगभग 20 दिन तक हमारे उसके निस्तारण का समय रहेगा। तो आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे ड्राफ्ट रोल उपलब्ध करा के पूरी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया और कहाँ हमारे ERO उपस्थित रहेंगे इस पूरे दावा आपत्ति के दौरान ये भी उन्हें सूचित किया गया है। और उन्हें ये भी अवगत कराया गया है कि लगातार प्रत्येक सप्ताह तहसील स्तर पे और मुख्यालय पे उनके साथ लगातार हम लोग बैठक भी करते रहेंगे और उनको सूचनाएं भी हम लोग उपलब्ध कराते रहेंगे। करीब कितने वोट कटे हैं और कितने वोट वगैरह पड़े? हमारे यहाँ पे तकरीबन SIR के उपरांत 20,71,844 इतने वोटर्स रहे हैं और तकरीबन 1,96,201 इतने वोटर्स हमारे नो मैपिंग की श्रेणी में हैं जिनको हमारे यहाँ से नोटिस में वो निर्गत किए जाएंगे। कैसे कुछ नए बूथ भी बनाए गए हैं? जी, जो हमारे ऐसे बूथ थे जहाँ पे 1200 से अधिक वोटर्स थे, तो ऐसी दशा में वहाँ पे नए बूथ भी बनाए गए हैं। इसकी सूची भी हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध करा दिया है और जो नया आलेख्य प्रकाशन है वो नए बूथ के हिसाब से दिया गया है। खबर बिलग्राम से, जहां पे मिलेगी नई पहचान, भव्य मुख्य द्वार जहां तोहफा देने जा रहे अध्यक्ष अनिल राठौर। बिलग्राम के बिलग्राम नगर चल ही एक नई भव्य पहचान मिलने जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल राठौर कस्बे को एक शानदार मुख्य द्वार की सौगात देने वाली है। इसका नक्शा पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। बहुत ही जल्द इस ऐतिहासिक कार्य का निर्माण शुरू होने जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल राठौर ने बताया कि यह मुख्य द्वार न सिर्फ बिलग्राम की सुंदरता को बढ़ाएगा बल्कि कस्बे की पहचान और गौरव का प्रतीक भी बनेगा। बाहर से आने वाले लोगों को प्रवेश करते ही बिलग्राम की एक अलग ही छवि दिखाई देगी। अध्यक्ष अनिल राठौर ने अपने बेबाक अंदाज में कहा कि जब कोई सच में विकास करना चाहता है तो सवाल उठते ही, लेकिन सवाल से डर का विकास नहीं रुकता है। मैं अपने नगर के विकास के लिए निरंतर काम करता रहूंगा। उन्हें साफ शब्दों में कहा कि आलोचनाएं आती रहेंगी लेकिन उनके लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिलग्राम का विकास है। सड़क, नाली, सौंदर्यीकरण और अब मुख्य द्वार। नगर को एक नए रूप में सजाने और दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। स्थानीय नागरिक में भी इस घोषणा को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि भव्य मुख्य द्वार बनाने से बिलग्राम को एक नई पहचान मिलेगी और कस्बे की छवि और निखरेगी। अब सभी की निगाहें उस दिन पर टिकी हैं जब बिलग्राम का ये भव्य मुख्य द्वार बनकर तैयार होगा और कस्बा गर्व से कहेगा कि हमारा बिलग्राम सबसे अलग है। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पे दुधवा टाइगर रिजर्व से जुड़ी एक अहम खबर जी हां पलिया के सामने आ रही है, जहां पे वन जीव संरक्षण की दिशा में एक और सफल प्रयास देखने को मिला। दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग पालिया में दुधवा बाल संरक्षण फाउंडेशन के अंतर्गत कार्यकर्ता मोटिवेटर की नाजरून निशा द्वारा आज एक बार फिर से मानव वन जीव संघर्ष ने बचाव का सराहनीय कार्य किया है। सूचना प्राप्त होने पर पलिया क्षेत्र के अजित नगर गाँव में एक अत्यंत जहरीले सर्प के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत मौके पहुंचकर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रेस्क्यू किए गए सर्प की पहचान रसेल वाइपर के रूप में हुई है। सर्प को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के बाद किसी भी प्रकार के जनहानि से बचते हुए उसे अपकदे की प्राकृतिक वास स्थल के सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया है। खबर बहराइच से, जहां पे यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता लाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने तथा प्रेशर में जाम की स्थिति को सुधारने के दृष्टिगत जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने रोडवेज बस स्टैंड और मरीमाता चौराहा इत्यादि जगहों पर बसों के संचालन का आवागमन देखा है। उन्होंने श्रावस्ती, कोंडा, बलरामपुर जाने वाले बसों के डायवर्जन कराने हेतु निर्देश दिए हैं। डीएम ने
निर्देश दिए हैं कि जो भी उसे बस बाहर जा सकता है वो अंदर प्रवेश ना करे, जिसका जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि केडीसी के पहले हम कोई भी व्यवस्था की सवारी वहां से निकल जाए और वहां सीधे ले चला जाए। रोडवेज विभाग के एक वर्कास के जमीन के लिए अनुरोध किया गया है। प्रयास यही है किया जाएगा कि जिन बसों का ये प्रवेश ना हो बाहर से ही निकल जाए। जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर जो कार्रवाई की जानी है इसके व्यवस्थापित कराया जाएगा। इसमें शहर के जाम के जो अलग अलग कारण है उसको हम लोग एनालाइज कर रहे थे। तो उसमें बस स्टैंड जो हमारा शहर के अंदर पड़ता है और ऐसी बसेस जो श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा जाती हैं और जो बाहर से जा सकती हैं लेकिन वो भी अंदर जाती है, उनके कारण से काफ़ी समस्या समझ में आई कि जाम लग रहा है। तो उसी के लिए आज भ्रमण किया गया। उसमें कुछ विकल्प ये देखे गए कि ये केडीसी तक ही अगर वो बसेज आएँ और वहीं उसके पहले अगर कोई हम व्यवस्था दें उनको सवारी उतारने और चढ़ाने की, और वहाँ से वो सीधे निकल जाए। और रोडवेज विभाग ने एक वर्कशॉप के लिए भी ज़मीन के लिए अनुरोध किया गया, उसके भी विकल्प आज देखे गए। तो प्रयास यही किया जाएगा कि जिन बसेस का यहाँ पर अंदर काम ना हो वो अगर बाहर के रूट से ही निकल जाए, तो उसकी व्यवस्था बनाने के जो विकल्प निकले हैं आज मौके पे, उसके आज निर्देश दिए गए और जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर इसमें जो कार्रवाई की जानी है उसको हम लोग प्रस्तावित करके काम आगे बढ़ाएंगे। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को पकड़ा। जी हां, पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को पीट कर की थी लूट। अंतर जनपदीय बदमाश उदय सिंह यादव पर दर्ज है कई केस। जी हां, प्रयागराज के सिवकुटी थाना इलाके से किया गया है गिरफ्तार। पुलिस ने केस दर्ज कर उसे भेजा जेल। और फतनपुर थाना के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। खबर देहरादून से, जहां पे मुख्यमंत्री ने देहरादून की घटना को हृदय विदारक बताते हुए कहा कि इस मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बॉडी भी रिकवर की जा चुकी है। सीएम ने बताया कि महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और उस समय अब ये रेणुका देवी के केस के हेड किया गया था। अब सामने आया कि ऑडियो की भी पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऑडियो में हत्या और दूसरे में आत्महत्या की बात कहकर जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार सत्य सामने आते ही हर तरह की जांच के लिए तैयार है। सीएम ने कहा कि सरकार को आपको देखिए ट्रैक रिकॉर्डर साफ है, दोषी चाहे जो भी हो बचेगा नहीं। ऑडियो जारी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून के बजाय दिल्ली में करना है, कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सजा के बाद भी साजिश चल रही है और मिला सनावर से सामने आकर आरोपी का आधार बताने की अपील की गई है। वहीं सुरेश राठौर भी सबूत देने को कहा है। सीएम ने साफ कहा है कि राज्य में जानबूझकर भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है और कांग्रेस माहौल खराब कर राजनीतिक जमीन तलाश रही है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के हित में सीबीआई जांच की स्तुति और परीक्षा रद्द करने जैसे फैसले भी ले चुकी है। और अहम बता दें कि हम अपनी बेटियों को न्याय दिलाना चाहते हैं। देखिए, ये जो प्रकरण है ये बहुत ही संवेदनशील है और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सब की बेटी बहन जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मेरे को आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए। कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो मैंने जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके
आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तत्काल उन सभी वो 3 के 3 जो आरोपी थे उस समय के, वो तीनों को गिरफ्तार किया गया। और जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहाँ से बॉडी को रिकवर किया गया। फिर जो कार्रवाई होती है, समस्त औपचारिकताएं जो कानूनी रूप से होती हैं वो पूरी की गई। और पूरी करने के बाद तत्काल ही हमने महिला आईपीएस अधिकारी के चेयरमैनशिप में या कहिए उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, एसआईटी जांच का गठन किया। और एसआईटी ने अपनी पूरी जांच करी, हर एक पहलू पर जांच करी। परिवार के लोगों से भी एसआईटी मिली, अन्य लोगों से भी मिली, जिन लोगों को भी इस केस के बारे में जो भी जानकारियां थी। और इसमें विज्ञापन भी निकाला गया, अखबार में भी दिया गया, संचार के माध्यमों से बताया भी गया, किसी के पास भी अगर कोई जानकारी हो तो वो एसआईटी को उपलब्ध कराए। और पी रेणुका देवी उस समय उस एसआईटी को हेड कर रही थी, जो अभी सीबीआई में ही कार्यरत हैं। यहाँ से उनका सीबीआई में ही जो है, इसके बाद डेपुटेशन से वो हमारे राज्य की अधिकारी हैं, यहाँ के कैडर की हैं, लेकिन अब सीबीआई में काम कर रही हैं। और एसआईटी ने पूरी काम करने के बाद उसके बाद उसमें कई सारे पहलू आए बीच में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसमें जानकारियाँ ये भी होनी चाहिए, कुछ और जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा जिसके पास भी जो भी जानकारी है हमको दे दे या न्यायालय में दे दे, जहाँ भी देना उधर। अंततः लोग सीबीआई की जांच के लिए उस समय में न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी लोगों ने उसको सुना। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, और जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर इस पर लगातार कार्रवाई चलती रही। और जो मजबूत पैरवी थी, उसी मजबूत पैरवी का परिणाम था कि उन्हीं तीनों आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है, और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से। और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए, और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहाँ पर आ जाए। और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। और हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा, तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। एक में वो ऑडियो में ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला हूँ। जो हमारे महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, वो ये भी कह रहे थे। अब पता नहीं, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने अन्य बातें भी बहुत सारी की गई हैं। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे। तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर, अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर ऐसी बात है कि इसमें एक दो ऑडियो पर बात होती है। ऑडियो के पास बात होने के बाद सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून में नहीं होती है, देहरादून से सीधे दिल्ली होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक ऑडियो के आधार पर इतना बड़ा बवंडर राज्य के अंदर किया जा रहा है। हम भी राज्य के अंदर काम करते हैं, हमने भी ईमानदारी से काम किया है। और कोई भी अगर किसी के पास भी कोई सबूत होगा तो मैं बिल्कुल आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई छूटने वाला नहीं है। हाँ, अगर देखिए, हिंदुस्तान के अंदर उम्र कैद की सज़ा बहुत बड़ी सज़ा होती है, और किसी को उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है, अगर कोई उसमें और होता, कोई और होता, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उसका नाम नहीं बताते, उसका नाम जरूर बताते। और एक ऑडियो में वो आपस में बात करते हुए यह भी कह रहे हैं, एक में कह रहे हैं कि इसकी हत्या हुई है, बेटी के बारे में कहते हैं कि हत्या हुई है, और दूसरे में कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अब इनकी कौन सी बातों को सच माना जाए,
मैं तो आप ही लोगों से पूछता हूँ भाई, आप ही लोगों में से कोई अगर किसी का कोई प्रश्न हो इस बारे में, तो एक में कहते हैं कि हत्या हुई है और दूसरे में खुद ही कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अगर हम इनकी आत्महत्या की बात मान लें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यायालय में जाके इससे उनको इसका कहीं ना कहीं इस रूप में भी कोई जो है कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा। इतनी बड़ी सजा हो चुकी है, हम हर जांच के लिए तैयार। हमने कब मना किया कि हम कोई जांच नहीं करवाए। खबर लखनऊ से, जहां पे जेसीपी के निर्देशन में थाना नाका पुलिस के अतिक्रमण विरोधी अभियान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से निकाली गई। जी हां, लखनऊ के बता दें कि जेसीपी के निर्देशन में थाना नाका पुलिस द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य यातायात को सुचारू बनाए रखना और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराना रहा। इस दौरान थाना नाका क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। पुलिस टीम के दुकानदारों और ठेला पटरी वाले को दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी भी दी गई। अभियान के बाद मार्गों पर आवागमन सामान्य रहा और लोगों को जाम से राहत मिली। पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेगा। खबर भागलपुर से है, जहां पे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे बांका की धोरैया फुसिया थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें सीएनजी वाहन को ईंट लदे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में परसा गांव निवासी मोहम्मद मुबारक मंसूरी पिता सफिक मंसूरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका दाहिना पैर अपवर्दिक काटना पड़ा। और जब प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद मुबारक मंसूरी पटना में मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे। पुनसिया स्टेशन पर उतरे और परसा गांव जाने के लिए एक सीएनजी वाहन में सवार हुए और सीएनजी में उस समय 4 से 5 लोग सवार थे और इसी दौरान पुनसिया थाना क्षेत्र के चांदपुर के पास ईंट से भरे ट्रक ने सीएनजी में सीधा टक्कर मार दी और हादसे में मोहम्मद मुबारक मंसूरी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना फोन पे माध्यम से परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही परिजन धोरैया अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। वर्तमान में मायागंज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि मोहम्मद मुबारक मंसूरी अत्यंत ही गरीब परिवार से हैं और मजदूरी कर अपना परिवार भरण पोषण कर रहे हैं और इस हादसे पे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उनकी 5 बेटियां और 3 बेटे हैं, सभी नाबालिग हैं और परिवार में कमाने वाले वही एकमात्र सदस्य थे। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। राजेंद्र नगर से फुंसिया रेलवे स्टेशन उतरे, रेलवे स्टेशन से उतर के कुछ ही दूरी पर टेम्पू पकड़े। टेम्पू के लिए जा ही रहे थे कि उधर से एक ट्रक आया इट्टा लोड किए हुए, टेम्पू को ठोकते हुए चले गए। गिर कर जो है नीचे सड़क पर पड़ गए, कोई उठाने वाले नहीं थे। किसी तरह से सूचना मिला, पब्लिक इसको धोरैया हॉस्पिटल धोरैया ले गए। धोरैया से फिर हम लोगों को सूचना मिला, हम लोग धोरैया आए, धोरैया हॉस्पिटल से मायागंज रेफर किया है। जी सर। बजे का घटना है ये लगभग 6:30 बजे की है। 6:30 पौने 6 के करीब। 6 बजे स्टेशन ये ट्रेन से उतरे होंगे जी, फुंसिया उतरे जी, वहाँ से सीएनजी पे बैठे। सीएनजी पर बैठे। ये कहाँ जाना चाह रहे थे? ये परसा गांव अपना घर जाना चाह रहे थे, ये जो कि झारखंड में है और हनबारा थाना पड़ता है, वहीं जा रहे थे, घर जा रहे थे। घटना कहाँ पे हो गया? ये हो गया फुंसिया से लगभग चांदपुर बराहट विजयनगर जो है उससे आगे पीछे, उसी के बीच में। तो ये क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं सर, एकदम निहायत मजदूर निहत्ता है। 5-6 गो बच्चे हैं, इनको छोटा छोटा बच्चा है जो कि पालन पोषण के लिए पटना में मजदूरी करते हैं, राजमिस्त्री के साथ काम करते हैं। वहीं उसी क्रम में आ रहे थे घर, ये घटना हो गई। इनका एक दाहिना पैर भी गंवाना पड़ा। डॉक्टर बोले कि असंभव है मायागंज में, पटना रेफर कर रहे हैं। सर हम लोग का माली हालात एकदम स्थिति खराब है, कोई भी चीज हम लोग के आगे पीछे नहीं है। ये पेशेंट एकदम बहुत टूट चुके हैं। अब इसका घर का दिया बुझ गया है सर, कमाने वाला कोई नहीं रहा सर। छोटा छोटा बच्चा है, पैर इसका जो है एकदम खत्म हो गया, आगे पीछे कुछ नहीं है। हम झारखंड सरकार से अपील करते हैं सर कि इसके लिए आप लोग कुछ से कुछ अब मदद, माली हालात इसका कीजिए सर।
ये बच्चा एकदम इसका टूट गया है पैर, इसका खाली हालात स्थिति सही नहीं सर। झारखंड सरकार, बिहार सरकार से अपील करते हैं कि इसके बारे में जो भी जहाँ है उसका कुछ सहायता करें। क्या नाम है इनका? इनका नाम जो है मुबारक मंसूरी है, पिता का नाम सफीक मंसूरी है, सफीद मंसूरी है जी। आप कौन? हम इनका साला हुए हैं। हम लोग को जैसे पता चला सर, ये हमारा जीजा जी है, हम इनका साला हुआ, जैसे हम लोग को पता चला हम उल्टे पांव वहां से भागे और मायागंज हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ देखें कि इसका पैर एकदम जो है बुरी तरह से जख्म से चूर चूर हो गया है। जहाँ इलाज हो रहा है उसके बाद बोला गया कि पटना रेफर करें। यहाँ बोला कि असंभव है सर, पटना जाना होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम MD कमाल मंसूरी है। खबर भागलपुर से, जहां पे भागलपुर में पीरपैंती रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में दबंगई की एक गंभीर घटना सामने आई है। यहां पे करीब बता दें कि 15 से 20 लोगों ने मिलकर एक युवक की लात घोंसे से बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल युवक की पहचान पीरपैंती बाजार निवासी स्वर्गीय कमलेश कुमार गुप्ता के पुत्र रजनीश कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। पीड़िता ने बता दें कि पीरपैंती में पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह बता दें कि कल गाँव के दुल्हनिया पैसेंजर ट्रेन से पीरपैंती पहुंचा था। जैसे वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर पार्किंग की ओर बढ़ा, तभी पूर्व विवाद को लेकर पहले से घात लगाए 15 से 20 लोगों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट इतनी बेरहमी से की है कि रजनीश मौके पे ही अधमरा होकर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से ही फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने मानवीय पहल करते हुए घायल युवक को पीरपैंती रेफर अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान के निर्देश पर उनके भतीजे रंजीत पासवान और वार्ड पार्षद राज आनंद अस्पताल पहुंचे तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और इसके बाद पीरपैंती थाना पुलिस के घायल युवकों का बयान दर्ज किया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे एम्बुलेंस के माध्यम से भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने रेलवे स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। जी अस्पताल आए हुए थे, क्या कुछ मामला था? मामला था कि पता चला कि किसी व्यक्ति के जो पीरपैंती बाजार का है उसके साथ में मारपीट हुआ है और मार करके चौक पे किसी के द्वारा गिरा दिया गया है। आने के बाद इनको देखे तो रियली में जो इनके साथ मारपीट किया हुआ था, गिरा हुआ था। कुछ व्यक्ति इसको उठा के टेम्पू में चढ़ाया, उसके बाद हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में हम भी आकर के जितना अधिक से अधिक सुविधा प्रदान हुआ इनको, डॉक्टर साहब को फ़ोन करके या मैडम से जो सुई दवाई होता है उस हिसाब से इनको सुई दवाई कराया गया और पुनः इनको जो रेफर भागलपुर के लिए RPF और GRPF के नहीं संज्ञान लिया, देखने तक नहीं आया, ना उठाने तक आया, न अस्पताल लेके, उसके बारे में क्या कहें? RPF और GRPF के उच्च पदाधिकारी से हमने बात किया और हमने बोले कि मनुष्य के नाते जो है हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह दुख की घड़ी में उसके साथ तत्परता के साथ खड़ा रहे। नहीं आए तो उसके लिए जो है उच्च पदाधिकारी को हमने सूचना शिकायत किए हुए हैं। अब उनका संज्ञान लेना काम है। खबर भागलपुर से है, जहां पे सुल्तानगंज के मुराका महाविद्यालय के पराभर प्राचार्य डॉक्टर कौशलेंद्र प्रसाद सिंह के विभागीय द्वारा नए मुबारक महाविद्यालय के प्राचार्य नागेंद्र तिवारी के पदभार देने पर उन्होंने आज पदभार ग्रहण करके मौके पर स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुरारका महाविद्यालय पहुंचने के मुरारका महाविद्यालय के नए और पुराने प्राचार्य और वहीं फुलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर नए मुरारका महाविद्यालय प्रधानाचार्य नागेंद्र तिवारी और कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए नए शिक्षक आदित्य कुमार पदभार ग्रहण करने पर स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और एनडीए कार्यकर्ता के कॉलेज दर्जनों प्रोफेसर ने बुके और फूलमाला पहनकर भव्य स्वागत करते हुए शुभकामनाएं और बधाई दी। और इस दौरान विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने मीडिया को बताया कि नए प्रधानाचार्य नागेंद्र तिवारी अच्छे शिक्षक और कॉलेज को ऊंचाई तक ले जाएंगे और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की जाएगी और छात्र और छात्राओं को बाहर नहीं जाना दिया जाएगा। साथ ही नए प्रधानाचार्य नागेंद्र तिवारी ने भी बाबा अजबैगिनी
बाबा बैजनाथ धाम पर नाम लेते हुए अच्छी शिक्षा देते हुए कॉलेज के नाम पर रोशन करने की बात कही है। और इस दौरान थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभास कुमार और डॉक्टर चैतन्य कुमार के मुकेश कुमार, दुर्गा कुमारी, सीमा कुमारी, डॉक्टर अपुल कुमार और वही अपने की एनडीए के कार्यकर्ता डॉक्टर अलका चौधरी, नीलम देवी, डॉक्टर सुरेश प्रसाद मंडल, मनीष कुमार, जवाहरलाल मंडल, विकास कुमार, करचंदन कुमार, विनय सिंह, शुभम चौधरी, शशि भूषण सिंह और सहित दर्जनों छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। हमारे यहाँ पर प्रभारी प्रचारक थे कौशलेंद्र जी, बहुत अच्छे, बहुत विद्वान और हमारे मित्र आदमी। और ये यूनिवर्सिटी रूल्स रेगुलेशन के अनुसार आज हमारे छोटे भाई की जैसा हमारे तिवारी जी ज्वाइन किए हैं और हमको लगता है दोनों मिल करके इस कॉलेज के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देंगे। कॉलेज में योगदान देने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा होता है पढ़ाई के मामले में ध्यान देना। हर क्लास हो, एक ही लड़का हो, फिर भी शिक्षक क्लास में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। हम दोनों अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि इस संदर्भ में आप दोनों बहुत अच्छे शिक्षक हैं। हमारे कौशलेंद्र भाई भी फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। और हमारे तिवारी जी भी जो आज ज्वाइन किए हैं बहुत विद्वान हैं फिलॉसफी के और बहुत अच्छे टीचर हैं। इन्होंने तो बहुत सारे पीएचडी। मैं अपने विश्वविद्यालय के वंदनीय महनीय आचार्य कुलपति जी को, कुल सचिव जी को, वहाँ के जनरल सेक्शन के एसओ विजय बाबू को हृदय की गहराई से आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने माँ सरस्वती की सेवा करने का जो शुभ अवसर प्रदान किया है उसका मैं अक्षरशः पालन करूँ। मैं अपने विश्वविद्यालय के वंदनीय महनीय आचार्य कुलपति जी को, कुल सचिव जी को, वहाँ के जनरल सेक्शन के एसओ विजय बाबू को हृदय की गहराई से आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने माँ सरस्वती की सेवा करने का जो शुभ अवसर प्रदान किया है उसका मैं अक्षरशः पालन। खबर भागलपुर से है, जहां पे सुल्तानगंज के मरमहटी पंचायत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन रैफल अस्पताल प्रभारी कुंदन भाई पटेल और मरमहटी और मुखिया अशोक यादव और जिला परिषद सदस्य अरुण दास ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। और इस मौके पर रैफल अस्पताल के प्रभारी कुंदन भाई पटेल ने बताया कि मरमहटी गाँव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन होने से अस्पताल के आरोग्य अस्पताल के आसपास के रोगियों को आरोपी सुविधा के लिए मरीजों के केस को देखते हुए एम्बुलेंस सुविधा देते हुए रेफर किया जाएगा। और कहा कि यहां 3 डॉक्टरों और एक एनएम 10 आशा को भी नियुक्त किया जाएगा, जिससे आसपास के ग्रामीणों के काफी फायदा होगा। इस दौरान अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर रमन कुमार, डॉक्टर दयानंद दास और डॉक्टर अशोक यादव और डॉक्टर राजनंदिनी कुमारी एवं की सबनम कुमारी सहित दर्जनों ग्रामीण और आशा मौजूद रहेंगे।
खबर भागलपुर से, जहां पे भागलपुर के नवगछिया में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अभियान चलाया और मिला ओला रेलवे के बिना रेलवे स्टेशन चौक तक रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनी दुकानों और ढांचों को हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में करीब 70 से 80 दुकानों को ध्वस्त कर इलाकों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। रेलवे प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। रेलवे लाइन के दोनों ओर बने अवैध निर्माणों को हटाया गया, जिससे रेल परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बनी चिंताओं को दूर किया जा सके। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए कई दुकानदारों ने स्वयं ही अपना सामान हटाने को शुरू कर दिया और यह अभियान लगातार चलता रहा। रेलवे लाइन आसपास बुलडोजर चलाई गई। खबर कानपुर से, जहां पे नगर में पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता द्वारा डीएवी ग्राउंड और फूलबाग थाना पिलखाना अंतर्गत आयोजित किड्स प्रीमियम लीग के फाइनल मुकाबले की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता द्वारा कार्यक्रम में शामिल होना खिलाड़ियों और आयोजकों के लिए प्रेरणादायक रहा। उनकी उपस्थिति ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और खेल भावना को प्रोत्साहित किया। पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता द्वारा खेल आयोजन में भाग लेना न केवल खेल को प्रोत्साहित करने वाला कदम है, बल्कि क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता और सकारात्मक को भी बढ़ावा देता है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।